Hello guys, welcome back in C++. See, in the last lecture we have completed the constant variable. Okay. So today we will start with the storage classes. So in storage classes we have 5 types. First is auto, second register, third static, extern and mutable. देखो ऑटो रजिस्टर स्टैटिक एक्सटर्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। म्यूटेबल जब ये अपना क्लासेस चालू होगा क्लास पार्ट उसमें देखेंगे फिर। एंड आज के लेक्चर में आई विल कंप्लीट ऑटो रजिस्टर एंड स्टैटिक। ओके, सो फर्स्ट पहले आप ये समझो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टोरेज क्लासेस हियर। हम लोग जैसा उसको टाइप डिफाइन करेंगे उसके हिसाब से वेरिएबल आपका उसका विजिबिलिटी क्या होगा, उसका लाइफ टाइम में एक्सेस क्या होगा, कब कहाँ पे उसका यूज होगा। ओके, वो डिफाइन होता है। मेमोरी को इंडिकेट करता है, कंपाइलिंग इंडिकेट करता है कि किस टाइप का वेरिएबल है। ओके, जनरली जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हो ओके तो इन प्रोग्राम हम लोग नॉर्मल कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लाइक इंटीजर FST समथिंग यहाँ पे है। ये क्या है? ये आपका लोकल वेरिएबल है। सो लोकल वेरिएबल जब आप डिफाइन करोगे ओके जब भी आप लोकल वेरिएबल डिफाइन करोगे उस टाइम पे वो वेरिएबल ऑटोमेटिक R2 कीवर्ड में काउंट होता है। मीन्स लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिक कंसिडर एज अ R2 क्लासेस, R2 स्टोरेज क्लासेस। ओके, सो जस्ट टेक द एग्जांपल वंस हियर आई यूज to ओके एंड यूजिंग नेम स्पेस। ये जो भी आपका जो बेसिक सिंटेक्स है हमेशा याद रखो, इसमें मिसमैच नहीं होना चाहिए आपका। ओके, सो हियर रिटर्न 0 include I have missed the syntax here, that's why I see. Okay, include here. Now see, जब हम लोग वैल्यू डिक्लेयर करते हैं ना लाइक I have declared the integer price. सो प्राइस यहाँ पे क्या है? प्राइस इज आपका लोकल वेरिएबल है। क्या है? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल बोलो या इसको R2 वेरिएबल बोलो, बोथ आर सेम। अगर इसी को मैंने अगर ऐसे डिक्लेयर किया ऑटो इंटीजर प्राइस 1 करके ओके इंटीजर ऑटो प्राइस 1, तो ये भी आपका किस में काउंट होगा? ये भी आपका लोकल वेरिएबल में काउंट होगा। इसको आप लोकल वेरिएबल बोलो या ऑटो बोलो, बोथ आर यहाँ पे सेम है। ओके, सो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, इसको प्राइस 1 कर दूँ, इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ मान लो यहाँ पे लाइक सी आउट प्राइस। सो कंपाइल करो पहले प्रैक्टिस को बंद कर दो या ये क्यों दिया यहाँ पे? लेट्स सी कंपाइल करके देखते हैं। आई थिंक आपका एडिटर का इशू हो सकता है। मैं चलता हूँ अपने फोल्डर में गिटहब CD C++ CD day 6। ओके, सो हम लोग इसको यहाँ पे एक बार कंपाइल करके देख लेते हैं। इसके बाद प्रोग्राम का नाम क्या है? स्टोरेज डॉट सी प्लस प्लस स्टोरेज डॉट cpp। 2 or more types declared inside one. I think R2 is not acceptable here. Once again, CLS just no. सी जब भी आपने यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया तो लोकल वेरिएबल क्या हुआ आपका? ये आपका बाय डिफॉल्ट लोकल हुआ। अगर आप ऑटो दोगे तो भी आपका लोकल वेरिएबल डिक्लेयर होगा, बट ये भी आपका बोथ आर लोकल वेरिएबल, बोथ आर ऑटो वेरिएबल। ओके, ये भी आपका ऑटो वेरिएबल काउंट होता है, ये भी आपका ऑटो वेरिएबल काउंट, ये भी आपका लोकल वेरिएबल है, ये भी आपका लोकल वेरिएबल है। सो द स्टोरेज क्लासेस इन द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास आर ऑल द लोकल वेरिएबल। जितने भी आपके लोकल वेरिएबल्स होंगे वो आपका यहाँ पे इसमें काउंट होगा ऑटो वेरिएबल में। इसको प्रिंट करके देखो एक बार, तो यहाँ पे 0 आया क्योंकि इसमें वैल्यू सेट नहीं था। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ 1
सेकेंड, प्राइस 1 को कंपाइल करो, इसको प्रिंट करो। तो यहाँ पे क्या है 20 है। देखो यहाँ पे एक और बेनिफिट है ऑटो टाइप का। अगर मान लो इसके अंदर मैं पास करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे 20 पास किया, तो ये आपका क्या था, ये आपका इंटीजर था। ओके, क्या था आपका इंटीजर था। नाउ अभी मैं यहाँ पे 20.50 पास करता हूँ। ओके, इट्स नाउ बिकम इंटीजर टू व्हाट, इंटीजर टू फ्लोट और डबल, फ्लोट और डबल। इस केस में क्या हुआ, ऑटो आपका ऑटोमेटिक वैल्यू के बेस पे इसका टाइप डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे ए इसके बेस पे इसका टाइप डिसाइड कर रहा है। तो जैसे भी आप वैल्यू दोगे, अगर आप ऑटो डिसाइड करते हो, उसके बेसिस पे आई ऑटोमेटिक डेटा टाइप को असाइन भी कर देता है। बट बी श्योर ये आपका लोकल वेरिएबल को असाइन करता है। ठीक है, सो ये आपका लोकल वेरिएबल। नेक्स्ट कम टू पॉइंट, नेक्स्ट इज रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस। सी, जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ये आपका जाके एक रैम में स्टोर होता है। कहाँ पे स्टोर होता है, रैम में। मतलब इसका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पर से होता है। तो कभी भी जब ये कंपाइलर उसको एक्सेस करने के लिए जाता है तो उसको एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस से जाके फिर वैल्यू लेके आता है, बट अगर मैं यहाँ पे ऐसे रजिस्टर पास कर दूँ, दो डिफरेंस खाली कितना होगा वो ध्यान देना। अगर मैं यहाँ पे जस्ट रजिस्टर कीवर्ड पास कर दूँ, उस केस में ये वैल्यू रैम में ना स्टोर होकर डायरेक्टली सीपीयू में स्टोर होता है, और उसका एक फिक्स एड्रेस होता है। और कंपाइलर को उस केस में उसको एक्सेस करने के लिए फास्टर डेटा, वहाँ से डेटा फास्टर मिलता है। इट मीन्स जो आपका नॉर्मल वेरिएबल है, अगर इस वेरिएबल को फास्ट एक्सेस करना है कंपाइलर को, तो खाली यहाँ पे क्या पास कर दो, रजिस्टर, दैट्स इट, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ये आपका फास्ट एक्सेस करने के लिए रजिस्टर यूज करते हैं, और रजिस्टर स्टोर होने के लिए रैम में ना स्टोर होकर और डायरेक्टली सीपीयू मेमोरी में स्टोर होता है। ओके, सो रजिस्टर स्टोरेज क्लासेस स्पेसिफाई यूज टू सजेस्ट टू द कंपाइलर। ये आपका कंपाइलर सजेस्ट करेगा कि इसको फास्टर एक्सेस करो, बिकॉज ये डायरेक्टली सीपीयू में एक्सेस है। ओके, वैसे अभी बहुत मॉडर्न कंपाइलर भी आ चुके हैं जहाँ पे ये सब ऑप्टिमाइज कर देता है, आपको रजिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेशन कर लेता है। बट प्रीवियसली बहुत पहले सब लोग यूज करते थे। बहुत जितने भी का लॉजिकल प्रोग्रामिंग है या प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा कुछ प्रोग्राम बन रहा है जहाँ पे सब कैलकुलेशन ज़्यादा है, उस केस में सब रेयरली रजिस्टर यूज करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उसका कैलकुलेशन फास्ट होता है। ठीक है, तो बस जनरली इसका यही यूज है। अगर आप डायरेक्टली का यूज करना यूज कर सकते हो, नहीं का यूज करोगे तो नॉर्मली जो आपका सीपीयू रैम में स्टोर होगा उससे डेटा आपका फेच होता है। तो सिंपल इसका यही मीनिंग है रजिस्टर का। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है आपका स्टैटिक स्टोरेज क्लासेस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से समझो, इसके आपको प्रोग्राम्स भी आएंगे। जस्ट टेक देखिए एग्जाम्पल हियर, स्टैटिक .cpp दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे। Okay, so take the basic syntax here. This is a basic syntax. Now return 0. Okay, चलो मैं ना एक और फंक्शंस बनाता हूँ यहाँ पे। So void increment value, मैंने एक फंक्शन बनाया इंक्रीमेंट वैल्यू के नाम से। ठीक है, और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर काउंट इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे काउंट को क्या किया, मैंने प्रिंट किया, काउंट को प्रिंट किया। तो सी आउट, ये जो आपका काउंट है, क्या है, काउंट है। सी आउट 2 बार हो गया यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, काउंट। तो अभी देखो क्या होगा, काउंट करके लास्ट में लाइन चेंज कर दो, बस सिंपल सा। अब मैं क्या करूँगा, काउंट को यहाँ से कॉल करूँगा। कहाँ से कॉल करूँगा, इंक्रीमेंट से, यहाँ से कॉल करूँगा। तो मैंने एक बार कॉल किया, देखो जल्दी क्या होगा, जैसे ही आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं आपको स्टैटिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पहले ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा वो समझ के लो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि स्टैटिक कैसे बिहेव करेगा।
बहुत बेसिक का छोटा सा डिफरेंस है, वो ध्यान रखना। तो एक काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया, यहाँ पे वैल्यू 1 सेट किया, काउंट को यहाँ पे प्रिंट किया है। ओके, उसके बाद मेन फंक्शन क्या कर रहा है, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा एक किससे कॉल किया, काउंट इंक्रीमेंट वैल्यू को, यहाँ पे कॉल होगा, आपका वैल्यू सेट होगा, यहाँ प्रिंट होगा, सिंपल सा। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ पे प्रोग्राम का नाम क्या है आपका, static.cpp, कंपाइल किया, रन किया, तो कितना है आपका यहाँ पे काउंट आपका प्रिंट क्यों नहीं हुआ, DS6 का static.cpp है, 1 सेकेंड, लेट्स सी कि प्रिंट क्यों नहीं हो रहा है। इंक्रीमेंट वैल्यू है, यहाँ से कॉल हुआ है, प्रिंट हुआ यहाँ से, काउंट इज इक्वल टू 1, सी आउट काउंट, it should be print, just build it again, static.cpp A1 आया। ठीक है, में भी प्रीवियस सेव नहीं हुआ होगा। हाँ, अभी देखो यहाँ पे कितना है आपका 1 आया। अब मैं इसको ना एक बार और कॉल करता हूँ, ध्यान देना, इसको एक बार और दो बार कॉल किया तो क्या होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ, मतलब हुआ क्या, ये एक बार कॉल हुआ, काउंट 1 सेट हुआ, काउंट प्रिंट हुआ, ये एक बार काउंट हुआ, काउंट 1 सेट हुआ, काउंट प्रिंट हुआ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे काउंट को प्लस प्लस कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं काउंट को क्या किया, प्लस प्लस, मतलब काउंट यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना होगा 2 होगा, ये प्रिंट होगा। जब ये वापस कॉल होगा, यहाँ पे जब ये वापस कॉल होगा, फिर काउंट आपको 1 सेट होगा, काउंट इंक्रीमेंट होगा, एक काउंट प्रिंट होगा, मतलब दोनों केस में जो आउटपुट आएगा, आउटपुट आपका आएगा 2, क्या है यहाँ पे 2 and 2, कितना है 2। अब मैं जितनी बार कॉल करूँगा आपका आंसर सेम ही आने वाला है, मैं 4 बार कॉल किया आपका आंसर सेम ही आएगा, तो 4 बार 2 2 2 2 आया। ओके, अब ध्यान दो, ये जो इंटीजर है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टैटिक, मैं क्या लगा दिया, स्टैटिक। स्टैटिक क्या करता है, स्टैटिक का बेसिक सा रूल है कि ये अपने लाइफ में एक ही बार सेट होगा, एक ही बार वेरिएबल डिक्लेयर होगा, उसी टाइप वो सेट होगा। उसके बाद ये लाइन कंपाइलर उसको इग्नोर करता है, कंपाइलर इस लाइन को टच नहीं करेगा, कंपाइलर इस लाइन को टच नहीं करेगा। मतलब आपका जैसे ये फंक्शन पहला वाला कॉल करेगा, उस केस में ये आपका 1 हुआ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, तो ये आपका क्या बन जाएगा 2, और यहाँ क्या प्रिंट होगा 2। नेक्स्ट टाइम जब ये कॉल होगा, उस टाइम यहाँ पे ना आके वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, तो उसको उस टाइम क्या मिलेगा 2 मिलेगा, और इसको क्या कर देगा वो 3। जब आपका थर्ड वाला कॉल होगा, उस केस में यहाँ पे जाएगा, इसको इग्नोर करेगा, 3 को क्या कर देगा 4। ये कॉल होगा, ऐसे वो इस लाइन को इग्नोर करके आप जो भी कैलकुलेशन किए रहेगी वो आपका काम करेगा। ओके, तो उस केस में अगर मैं इसको चेक करूँगा यहाँ पे, तो जो आपका आउटपुट आएगा ऐसे आएगा 2 3 4 and 5। ठीक है, तो स्टैटिक का बेसिक सा रूल है। स्टैटिक क्या करता है, द स्टैटिक स्टोरेज क्लास इंस्ट्रक्ट द कंपाइलर टू कीप अ लोकल वेरिएबल इन एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम्स, एंड इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉय इट ईच टाइम इट कम इनटू द गोज आउट ऑफ स्कोप, वो लाइन को इग्नोर कर देता है, एवरी टाइम उस लाइन को इग्नोर करेगा, और लाइफ टाइम उसकी वैल्यू एक्सेस होती है वहाँ पे, जब तक आपका प्रोग्राम चलेगा। भले ही ये प्रोग्राम आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, लेकिन वो तो भी वो वैल्यू को अपने अंदर लेके रखेगा, और जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीटली क्लोज नहीं हो जाता। तो स्टैटिक का बेसिक सा रूल है, वन से लाइफ में सेट होगा, उसके बाद आपका लाइफ टाइम उस प्रोग्राम, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है तब तक उसको आप एक्सेस कर सकते हो, असाइन कर सकते हो।